और अब खबर तफसील से। जमुई में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी और RLSP के सदर उपेंद्र कुशवाहा ने इंतखाबी रैली से खिताब किया। अवैसी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं कुशवाहा ने कहा कि लोगों को डरा धमकाकर वोट मांगे जा रहे हैं। साथ ही कहा कि बिहार में इस बार कुछ नया होने वाला है। चट्टान की तरह मुकाबला कर रहे। क्यों मुकाबला कर रहे? क्यों मुकाबला कर रहे? क्योंकि हमको पूरा भरोसा है हमारे रब पर जो जमीन और आसमान के कायनात को बनाने वाला है। और अगर कोई आकर ये कहेगा कि तुम्हारे पास हमारे सिवा कोई नहीं है, अरे तुम्हारी जरूरत नहीं है। जिनकी सरकार 15 साल से चल रही है, इनका भी वही रवैया है। उसी रास्ते पे नीतीश कुमार जी भी हैं। वोट दीजिए नहीं तो पुराने वाले आ जाएंगे। यही नीतीश कुमार जी का है। आदरणीय नीतीश जी, और पुराने वाले भी नहीं आने वाले हैं और आप भी नहीं आने वाले। खबर झारखंड से, जहां के मदारिस मुल्हिका के मुलाजमीन 42 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि तकरीबन 3 माह कबल इन मदरसों के मुलाजमीन को करीब 2 साल की तनख्वाह अदायगी के ताल्लुक से काबीना में मंजूरी मिली थी, लेकिन मुताल्लिका महकमे के मुलाजमीन के गैर संजीदा रवैये की वजह से ये मुलाजमीन अब तक तनख्वाहों से महरूम हैं। तनख्वाह की अदम दस्तियाबी की वजह से ये मुलाजमीन फाका कशी के शिकार हैं। मदरसा असातिज़ा ने इल्ज़ाम लगाया है कि चंद अफसरान रियासत की हेमंत सोरेन हुकूमत की शबीह खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने रियासती हुकूमत से इस जानिब तवज्जो देने की अपील की है। एक लंबा अरसा हो गया काबीना का फैसला हुए तकरीबन 40 महीने से मदरसा असातिज़ा को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो सख्त परेशानी में मुब्तला हैं। सरकार पॉजिटिव है, मुस्बत है, तनख्वाह देना चाहती है और काबीना में सरकार ने फ़ैसला भी लिया है, लेकिन अफसरों की बेइतनाई और बेतवज्जुही की वजह से अभी तक तकरीबन 3 महीना या 4 महीना हो गया काबीना का फ़ैसला हुए, अभी तक असातिज़ा और मुलाज़िमीन को तनख्वाह नहीं मिली है, जिसकी वजह से वो फाका कशी के शिकार हैं और सख्त परेशानी में मुब्तला है। मुल्क की एक अजीम शख्सियत सर मिर्ज़ा इस्माइल की ज़िंदगी और कारनामों पर कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर में एक वेबिनार मुनक़िद हुआ। अंजुमन हदीक़ा अल अदब के तहत हुए इस वेबिनार में सर मिर्ज़ा इस्माइल की शख्सियत के ताल्लुक से एक अहम इंकिशाफ मंजर आम पर आया। जी हाँ, सर मिर्ज़ा इस्माइल की जस्द खाकी को 2 मरतबा दफनाया गया था। मारूफ सहाफ़ी रोज़नामा डेक्कन हेराल्ड के साबिक चीफ ऑफ ब्यूरो निरंजन निकम ने अपनी तहकीक के ज़रिए इस बात का इंकिशाफ किया। उन्होंने कहा कि 15 साल तक रियासत मैसूर के दीवान रहे सर मिर्ज़ा इस्माइल अवाम में इतने मकबूल थे कि उनके इंतकाल के बाद दूर दराज से लोग इनके आखिरी दीदार के लिए बेंगलुरु पहुंचने लगे। इनकी तदफीन के बाद जब कई लोग आखिरी दीदार से महरूम हुए तो सर मिर्ज़ा इस्माइल की लाश को कब्र से बाहर निकाला गया, इनका दोबारा आखिरी दीदार करवाया गया। इस तरह इनकी 2 मरतबा तदफीन अमल में आई। वेबिनार में कहा गया कि मुल्क की तामीर और तरक्की में सर मिर्ज़ा इस्माइल के किरदार को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। रियासत कर्नाटक की एक अजीम शख्सियत, एक तारीख़ी शख्सियत सर मिर्ज़ा इस्माइल, जो उस वक्त के मैसूर रियासत के दीवान थे, उनकी शख्सियत के ऐसे पहलुओं को जानने की कोशिश की गई है जिससे अवाम नावाकिफ़ हैं या फिर वो पहलू मंजर आम पर नहीं आए हैं। इस अहम सेमिनार में, तारीख़ी शहर मैसूर में मुनक़दा इस अहम सेमिनार में निरंजन साहब जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने कई अहम बातें कही हैं। लेट मी नो सर, व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ योर presentation? Thank you. When we started doing the research, and then we learnt about Sir Mirza Ismail, and he is one of the tallest figures in the world. His name nobody can erase. People try to do it, but just like Nehru, for instance. Now in the current atmosphere, Nehru's name is being tried to be erased. And Sir Mirza equally stands as tall as any of the freedom fighters, because Sir Mirza was a thorough Mysorean. This was his land. So now the way the narrative is happening,
about this and that and all that, which I could talk, but not at this moment. So Sir Mirza makes a very important central figure. This is where I made the extra effort to talk to his family members. That is how I could get something extra, which has not been spoken about till now. Like the day when he died, how the people of Bangalore, his body was exhumed, and the people came in droves to see his body, to pay respects, and then finally they had to do a second burial. This I asked Akbar Khalili Saab, his grandson, who told me the story, and I asked him whether this has ever been recorded anywhere, and he said no. So that is the unseen side of Sir Mirza. That उनका जो काम करने का जो ये था, स्टाइल था और लगन थी, तो दिन रात की मेहनत से हमारी जो रियासत मैसूर को एक खुशहाल रियासत बनाने में उनका बड़ा हाथ था। और जैसा आप पूछ रहे हैं, तो सर मिर्ज़ा का हर वक्त यह कहा करते थे कि जो पैसे हैं जमा करने के लिए नहीं, खर्च करने के लिए हैं। तो यहाँ पे भी और फिर जयपुर में भी उन्होंने बताया कि जो खाली ऐसे ये जो हमारे आपके पास जो रुपया पैसा है, इससे एक अच्छे बागात, एक अच्छे काम करें, बनिस्बत इसके महफूज करें। आपने कहा कि आज के दौर में जो है, जो मुस्लिम हुक्मरान रहे हैं, उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस को, उनके कारनामों को भूला जा रहा है या फिर हिस्ट्री को जो है तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है। तो आज के इस दौर में बहुत ही बदकिस्मती से ये देखा जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। बहुत से न्यू हिस्टोरियंस जो जानते नहीं हिस्ट्री क्या है, जो मुस्लिम हिस्ट्री की जो डार्क साइड है, वो डार्क पेजेस को हाईलाइट करके जो उनके अच्छे कारनामों को नज़रअंदाज करना चाहते हैं, ताकि मुसलमानों में दुश्मनी, जो नफ़रत का आग है, और भी ज़्यादा बढ़ के और इनकी पॉलिटिक्स के रोटियां सेकें। तो ऐसे माहौल में एक हमारे निरंजन निकम जैसे साहब अपनी रिसर्च करके एक अच्छा साइड सर मिर्ज़ा इस्माइल का आपके सामने, नाज़रीन के सामने पेश करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज के दौर में सर मिर्ज़ा इस्माइल की शख्सियत कितनी माने रखती है, कितना इसका रेलेवेंस है? See, the relevance of Sir Mirza Ismail stands out only when secular-minded people like Niranjan Nikam speak about it and highlight it. Otherwise, it gets buried in the pages of history and under the dust of time. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत कर्नाटक के तारीख़ी शहर मैसूर में अंजुमने खदीक़तुल अदब की जानिब से सर मिर्ज़ा इस्माइल को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए उनके कारनामों को याद किया गया है और अवाम से ये अपील की गई है कि वो तारीख़ी की शख्सियात को न भूलें, वो अपनी तारीख़ और तहज़ीब और सकाफ़त को न भूलें। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज एक शेरी मजमूए का इजरा किया। मेंबर वफ़ काउंसिल डॉक्टर दरख्शन द्राबी ने यह किताब लिखी है। कश्मीरी ज़बान में यह मजमुआ रूहानियत, दानिशमंदी और सकाफ़ती रिवायात पर मबनी है। एलजी ने इस मौके पर समाजी मसाइल उठाने पर दरख्शन द्राबी की सताइश की। उन्होंने कहा कि लोक लिटरेचर का सरमाया किसी भी खित्ते के कल्चर की खूबसूरती का अक्कास होता है। दरख्शन द्राबी की ये 10वीं किताब है और उनका ये तीसरा शेरी मजमुआ है जो अब जारी किया गया है। इस किताब का पेश लफ्ज़ माहिर तारीख़, मशहूर अदबी शख्सियत अवतार कृष्ण रहबर ने लिखा है। कश्मीर की सूफ़ी शायरा ललदेद के फ़लसफ़े को दरख्शन द्राबी ने आगे बढ़ाया है। इस बरस के नीट इम्तिहान में कई एक अक़लियती इदारों ने नुमाया कामयाबी हासिल की है। कर्नाटक में पहला रैंक अक़लियती इदारे शाहीन कॉलेज बिदर के तालिब इल्म कार्तिक रेड्डी को मिला है। कार्तिक ने कौमी सतह पर 9वां रैंक हासिल किया है। इस कामयाबी से मसरूर होकर इदारे शाहीन ने 5 करोड़ रुपयों की नीट स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। गुलबर्गा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तालीमी इदारे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल कदीर ने बताया कि इनके कॉलेज से इस बार 400 तलबा फ्री मेडिकल सीट हासिल कर रहे हैं, जिनमें 95% अक़लियती तलबा हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर के मुताबिक कर्नाटक की 10% और कौमी सतह पर 0.8% सीटों पर शाहीन ने कब्जा जमाया है। अब इसको कौमी सतह पर 1% करने का निशाना मुकर्रर किया गया है।
बेहतरीन रिजल्ट नीट का हमारे सामने मौजूद है। ऑल इंडिया 9th रैंक कार्तिक रेड्डी, जिसका कर्नाटका स्टेट का फर्स्ट रैंक है, और इसी तरह 85th रैंक अरबाज का, जो कर्नाटका स्टेट का 3rd रैंक है। मिन जुमला 400 से ज़्यादा गवर्नमेंट फ्री MBBS सीट शाहीन के स्टूडेंट्स को इस साल मिल रहे हैं, जो कर्नाटका स्टेट का 10% गवर्नमेंट फ्री MBBS सीट हुआ करता है। और इसी तरह इंडिया के 0.8% सीट शाहीन के स्टूडेंट हासिल कर रहे हैं, और 1% के टारगेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। There was no requirement of any extra coaching or extra books. We referred only NCERT plus Shaheen modules what were given in the college. So I think with NCERT plus whatever the material that is provided in college, it is enough to crack NEET. 2017 में जब शाहीन को ज्वाइन किया तो मैं फर्स्ट ईयर के साथ शाहीन को ज्वाइन किया तो मेरे 333 मार्क्स मैंने हासिल किए। और फिर उसके बाद फिर 2018 में मैंने फिर से 2019 में फिर से एग्ज़ाम दिया तो 531 मार्क्स मैंने लिए और 32,000 समथिंग रैंक है। लेकिन यूपी में बिलो 14,000 ऑल इंडिया रैंक मिले तो ही सीट मिलती है। फिर उसके बाद फिर मैंने 1 साल और रिपीट करना क्योंकि मुझे अपना गोल तो अचीव करना ही था। फिर मैंने इस साल एग्ज़ाम दिया और मेरे 663 नीट ऑल इंडिया रैंक 1876 मैंने हासिल करी। सेकेंडरी में था, डॉक्टर बनने का सपना था। बाद में मैं शाहीन में रिपीट किया और मैं आज 514 मार्क्स लिया और एक कॉलेज में कौन सा था कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल हूँ। मैं डॉक्टर बन के गरीबों को हेल्प करना मेरा सपना है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। चिश्त के मारूफ बुजुर्ग हज़रत शेख मुंतखबुद्दीन अल मारूफ जरजरी जरबख्श दुल्हा की 734वीं उर्स तकारीब कोरोना वबा की नज़र हो गई। उर्स इंतज़ामिया कमेटी और दरगाह कमेटी ने हुकूमत की गाइडलाइंस की रोशनी में इस साल अवामी सतह पर उर्स तकारीब से गुरेज किया। यही वजह है कि ज़ायरीन से खुल्दाबाद न पहुँचने की दरख्वास्त की गई है। अक़ीदतमंदों को खुल्दाबाद का रुख करने से मना किया गया है। एहतियाती तौर पर खुल्दाबाद में जगह जगह पुलिस का पहरा लगा दिया गया है और दरगाह अहाते में भी बैरिकेड लगा दिए गए हैं ताकि कोई भी दरगाह में दाखिल ना हो सके। इसी तरह इस मरतबा 22 तारीख को ख्वाजा की दरगाह में महफूज पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरहन मुबारक की ज़ियारत को भी मनसूख कर दिया गया है। वाज़ेह है कि पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर दरगाह ख्वाजा ज़ैनुद्दीन शिराजी अल मारूफ 22 ख्वाजा के अहाते में पैरहन मुबारक की ज़ियारत करवाई जाती है। पैरहन मुबारक की ज़ियारत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से अक़ीदतमंद खुल्दाबाद पहुँचते हैं, लेकिन पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि इन तकारीब को मनसूख कर दिया गया है। ये दोनों कमेटियों ने और उर्स मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला किया है कि इस मरतबा उर्स की तकरीबात मनाई नहीं जाएगी। इसलिए ज़ायरीन से हमारी गुजारिश है कि उनकी दिल आज़ारी ज़रूर हो रही होगी, लेकिन हालात को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत की गाइडलाइन के मुताबिक, ज़िला कलेक्टर के आदेश के मुताबिक उर्स में और ख़ास तौर से जश्न ईद मिलादुन नबी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैराना मुबारक यहाँ है। हज़रत ख्वाजा शेख सैयद ज़ैनुद्दीन शिराजी रहमतुल्लाह अलैह के पास मोए मुबारक है दरगाह हज़रत बुरहानुद्दीन गरीब में। 30 तारीख को वहाँ पर भी ज़ियारत नहीं करवाई जाएगी। खुतबुल वासलिन मौलाना शेख मुंतखबुद्दीन जरजरी जरबख्श रहमतुल्लाह अलैह का 734वां उर्स है। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक इस साल जो है उर्स मनाना मनसूख कर दिया गया है। तो कमेटी खुद्दामीन आप लोगों से गुजारिश करती है कि इस साल जो है खुल्दाबाद को तशरीफ़ न लाएं। महाराष्ट्र के भिवंडी और मुंब्रा में कई बच्चों ने नीट में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इसके अलावा इमसाल सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी मुस्लिम बच्चों ने नुमाया कामयाबी हासिल की। इस तरह से मुस्लिम हलकों में तालीमी मेयार बढ़ने का सबब है। हमारे नुमाइंदे अनवारुल हक खान ने महाराष्ट्र अक़लियती कमीशन के साबिक चेयरमैन साबिक सीनियर रुकन सैयद अली अशरफ से बातचीत की। शहर भिवंडी और मुमरा में देखेंगे तो नीट में काफ़ी बच्चे बहुत उम्दा नंबरों से कामयाब हुए हैं। भिवंडी की एक बच्ची ने जहां 679 लाई है, वहीं मुमरा के एक लड़के ने 612 मार्क्स हासिल करके मुमरा और भिवंडी का इन बच्चों ने नाम रोशन किया है। जबकि आप जानते हैं कि भिवंडी और मुमरा ये मज़दूरों का शहर है, ये मज़दूरों का तबका है, पावरलूम शहर है। और मुमरा में तो वो भी नहीं है, यहाँ पर रोज़ाना लोग रोज़गार के लिए मुंबई जाते हैं। लेकिन ऐसे पसमानदा और गरीब शहरों में आज इन मुस्लिम बच्चों ने जो नाम रोशन किया है, हम मुमरा
के एक सीनियर लीडर और अक़लियती कमीशन के साबिक रुकन सैयद अली अशरफ साहब से बात करेंगे। मुस्लिम हलकों में जो तालीमी मयार बढ़ रहा है, इसके पीछे किसकी मेहनत और क्या सबब होगा? सबसे बड़ी चीज़ है जो RTI जो पिछली गवर्नमेंट ने जो लाई थी, इसका एक हमको फ़ायदा मिला बड़ा। तो उसके बाद ये हुआ परसेंटेज बेस पे कॉलेजेस के अंदर चूज करना हो गया। तो अब उसमें क्या हो गया कि मुमरा की बच्ची किसी कॉलेज में पहुंच गई, मुमरा की बच्ची सफैया कॉलेज में पहुंच गई, मुमरा के बच्चे लौलाज में पहुंच गए। तो इस तरीके का जो डेवलपमेंट हुआ, थाना के बड़े बड़े कॉलेजेस में गए, मेरा मुलुंड में बड़े बड़े कॉलेज, सोमैया गए दादर के अंदर, मेरा माटुंगा में। तो इस तरीके से जो एजुकेशन में इल्म की मेहनत, और फिर सबसे ज़्यादा चीज़ें थी हमारे अंदर गरीबी थी। हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है कि हम बाप की गद्दी से, मतलब बेटा कुछ करके आएगा तो बाप की गद्दी पे बढ़ जाएगा, ना बिजनेसमैन कम्युनिटी हम इतनी बड़ी है नहीं। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों में पढ़ने का शुरूर जागा है, और RTI की जो है सबसे बड़ी मदद है। और आज जहन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत तेज़ है, उसको हम गलत रास्ते की तरफ ले जाते हैं तो गलत होता है, सही रास्ते की तरफ। तो आज जो बच्चियाँ जो पढ़ रही हैं, और ये नहीं, उड़ीसा की भी बच्ची पढ़ रही है, दिल्ली की भी बच्ची पढ़ रही है, मुमरा की भी बच्ची पढ़ रही है, और मीरा रोड की भी बच्ची पढ़ रही है, बम्बई की भी बच्ची पढ़ रही है। बहुत तेज़ी से आप देखिए नीट के अंदर अभी मुमरा का बच्चा, ये बच्चा हमारे यहाँ बॉम्बे कॉलोनी के अंदर, और सच बताए तो हमारे वालिद साहब के मुरीद का बच्चा है। एकदम छोटे से घर के अंदर इतनी बड़ी किताबें लेके पढ़ना, लाइट नहीं, पानी नहीं, आए दिन मुमरा के ताल्लुक़ से आप ही लोग डालते होगी, कभी MSEB जाती है तो टोरेंट आती है, इतने सब तकलीफ़ों के बाद इतने नंबर मार्क्स लेना, ये इसका माने कि हमारा समाज इल्म की तरफ बहुत तेज़ी से बंद हुआ। जब हम पढ़ते नहीं थे तो हमको इनलिटरेट बोल के कि मुसलमान अनएजुकेटेड है, ये पढ़ा लिखा समाज नहीं है। अब जब हम पढ़ने लगे तो मिर्चा लगने लगे, हम ISP बनने लगे, हम PCS बनने लगे, तो एजुकेशन की तरफ हमारा वो है। और बड़ी गरीबी और बड़ी तंदुरुस्ती और बड़े कम उसमें हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। बहुत मुबारकबाद, काबिल मुबारकबाद है कि हमारे पास उतना धन नहीं, दौलत नहीं, उतना क्लासेस नहीं, उतना, उसके बावजूद भी हमारे बच्चे तेज़ी से आगे जा रहे हैं। इसके लिए मैं सारे उन पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उनके पीछे खड़े। ये थे मुमरा के सीनियर लीडर सैयद अली अशरफ साहब, जिन्होंने कहा कि मुमरा में और जहाँ भी जो बच्चे कामयाब होते हैं, आला मार्क्स लाते हैं, उन बच्चों को मीडिया ने चाहिए कि हाईलाइट करें, बजाय उनके के गुंडों और नशाखोरों के। और इन्होंने बताया कि बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद मुसलमानों में तालीमी मेयार काफ़ी बढ़ा है। गुर्बत के बावजूद आज मुस्लिम तबके में पेरेंट्स खास करके एजुकेशन पर तवज्जो देते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुमरा से इब्राहिम के साथ अनवारुल हक। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस की इजाज़त महाराष्ट्र हुकूमत ने दे दी है, लेकिन शराइत पर यह इजाज़त दी गई है। इसके हवाले से ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आज़मी से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने बातचीत की। नबी के जुलूस की परमिशन जो है वो हुकूमत महाराष्ट्र ने दे दी है कोविड के दौर में, और ये GR जारी किया है। आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हुकूमत ने बाकायदा एक GR जारी किया है, और इसी के तहत जो है वो शराइत की बुनियाद पे परमिशन दी है। मुंबई में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जुलूस निकालती है, जो कि 100 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है इस जुलूस को। इस जुलूस के ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के चेयरमैन सरफराज आज़मी हमारे साथ हैं। किन शराइत की बुनियाद पे जो है वो जुलूस की परमिशन मिली है पूरे महाराष्ट्र में, मुंबई में? हुकूमत ने बेसिकली हाई कोर्ट ने जो दूसरे मामलात में जिस तरह की मशरूत इजाज़त दी थी, जैसे मुहर्रम के जुलूस को इजाज़त दी थी, जैसे जैन समाज के जुलूस को इजाज़त दी थी, उनको अपनी तकरीबात मनाने की, जिस तरह चहलुम के मौके पर इजाज़त दी गई मशरूत पैमाने पे, एक महदूद पैमाने पे जुलूस निकालने की, हुकूमत ने बआइन ही उन्हीं शराइत को जो है वो हमारे लिए भी कबूल किया है। और हम लोगों को भी जो है एक ट्रक के साथ 10 लोगों को लेकर जुलूस निकालने की इजाज़त दी गई है। और हम लोग जो है वो हुकूमत के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, और उसके हिसाब से जो है हुकूमत ने इससे ट्रक से ज़्यादा बड़ी चीज़ जो है वो हमारे लिए ये है कि हमें खिलाफत हाउस में जो सीरतुन नबी पर जो जलसा होता है जुलूस के आगाज़ में, उस जलसे को मुनक़्क़िद करने की भी इजाज़त दी है, जिसमें 5 मुक़र्ररीन जो हैं वो खिताब फरमा सकेंगे।
और उसके अलावा डिजिटली इसको जो है रिले किया जाएगा, हम उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। इससे आगे चलकर ये है कि जुलूस के रास्ते में पूरे रूट पर अलग अलग तंजीमों की जानिब से स्टेज लगाए जाते थे, इस्तकबालिया स्टेज लगाए जाते थे, जहाँ पर मेहमानों का इस्तकबाल होता था, जहाँ पर पानी की तकसीम होती थी, जहाँ पर बिस्किट वगैरह और नाश्ते वगैरह की चीज़ें जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी। तो वो उसकी भी हम लोगों को जो है इजाज़त मिल चुकी है। और उसी स्टेज पे जो है वो कितने अफराद होंगे कोविड के दौर में? वो अफराद तो पहले भी जितने होते थे, यानी 10-12 लोग तो हुआ ही करते थे। अब भी उस पर 5 की पाबंदी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर अच्छे खासे बड़े स्टेज बनाए गए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया तो इससे जो है लोगों को बड़ी राहत महसूस। आखिरी सवाल मेरा ये है कि क्या आपके जो जुलूस का ट्रक है उसके साथ जो है वो दीगर अफराद भी इसमें शामिल हो सकते हैं? उसके कवायद क्या हैं, उसके ज़ाब्ते क्या बनाए हैं गवर्नमेंट ने? 10 लोगों की इजाज़त है, तो हमारी कोशिश होगी कि हम ये गिनती पूरी करें। और इसके अलावा हमारे साथ जो है वो मीडिया के लोग भी होंगे। इसके साथ हम एम्बुलेंस वगैरह भी साथ में लेके चलते हैं हमेशा से, इस बार भी ऐसा करेंगे। और लोग जो है फिर सड़कों के दोनों जानिब जो होते हैं वो जिस तरह पहले होते थे अब भी हो सकते हैं, उस पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है। तारीख रही है मुंबई के जुलूस की कि बड़ी बड़ी झांकियाँ बनती थी ट्रकों पर और एक किस्म की नुमाइश होती थी, खराज अक़ीदत पेश की जाती थी नुमाइश के ज़रिए। क्या उसका एहतमाम इस मरतबा होने वाला है? इसका जो ताल्लुक़ है वो मकामी पुलिस स्टेशनों से है और उन मकामी तंजीमों से है जो इस किस्म की झांकियाँ बनाकर लाना चाहती हैं। अगर उनको वहाँ की पुलिस इजाज़त देती है तो वो लेके सड़कों पे निकल सकते हैं। हुकूमत महाराष्ट्र ने जो है वो मुसलसल मुतालबे के बाद ईद मिलादुन्नबी की इजाज़त दे दी है। मशरूत इजाज़त है। एक ट्रक पर जो है वो कम से कम 10 अफराद ही जो है वो इस पर सवार हो सकते हैं और जुलूस निकाल सकते हैं। जिस तरह मुहर्रम के दौरान इजाज़त दी गई थी, इसी तरह ईद मिलादुन्नबी की जुलूस में इजाज़त दी गई है और इस इजाज़त को जो है पूरे महाराष्ट्र में दी गई है। हर शहर में जुलूस निकल सकता है, एक ही जुलूस निकल सकता है। अब ये देखना है कि इसको कितना फॉलो किया जाता है और जश्न जो है वो किस तरह मनाया जाता है। कैमरा पर्सन सदोस डिस्ले के साथ नुरुद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। और अब बात नेक घड़ी की, जिसका आपको इंतजार रहता है, और ये खुशखबरी लेकर अमेज़न आया है, वो भी त्योहारों के दौरान। क्योंकि त्योहारों में खरीदारी की रिवायत है, ऐसे में इस खरीदारी पर अगर बम्पर छूट मिल जाए तो फिर हो गया ना सोने पर सुहागा। अमेज़न ग्रेट इंडियन फेस्टिवल वही सुहागा है जहां ब्रांड तो बड़े बड़े हैं लेकिन कीमत बेहद कम। तो आइए देखते हैं आज की खरीदारी में क्या है आपके लिए बेहतरीन डील।